हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू सोनी। मैं हूं लेखराज, पेश हूं एक न्यू टॉपिक के साथ। आज बात करेंगे बट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक प्रणाली कैसी है, इसके बारे में आज बात करेंगे। सो ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस। एज ऑलवेज, लेट अस स्टार्ट। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। तो पश्चिमी यूरोप का यह एक देश है स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहाँ पर आपको यूरोप में स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड की कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल इसकी बर्न है। करेंसी की बात करूँ तो स्विस फ्रैंक है, ठीक है। जनसंख्या की बात करूँ तो 80 लाख है और जनसंख्या के हिसाब से यह 94वां सबसे बड़ा देश है। एरिया की बात करूँ तो 41,285 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से यह विश्व का 132वां सबसे बड़ा देश है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड पश्चिमी यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। यहाँ अगर मैं राजनीतिक नाम की बात करूँ तो इस देश का राजनीतिक नाम स्विस परिसंघ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं जो हैं स्विट्जरलैंड की, वो ये हैं कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। राजनीतिक संरचना की बात करूँ तो संघात्मक है और उदारवादी लोकतंत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विश्व में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण आपको स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इससे सबसे बड़ा उदाहरण आपको किसी और देश में नहीं देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड कई शताब्दियों से विश्व का तटस्थ देश माना गया है। जैसा कि आपने प्रथम विश्व युद्ध सुना, द्वितीय विश्व युद्ध सुना, तो स्विट्जरलैंड जो है वो दोनों विश्व युद्धों में तटस्थ रहा था। किसी भी देश का इसने साथ नहीं दिया था। यह अनेक संस्थाओं का गढ़ है, जैसा कि आपको पता है, और अनेक शांति सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। या यूएनओ का सदस्य भी 2002 में बना था। या यूएनओ का सदस्य 2002 में बना था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भाषाओं की बात करूँ तो जर्मन भाषा 65% सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फ्रेंच की बात करूँ तो दूसरे स्थान पर है जो 18.4% है, ठीक है। इटालियन की बात करूँ तो 9.8% है और रोमानियन की बात करूँ तो 0.8% है। ये कुछ इसकी प्रमुख भाषाएं हैं और इन चारों भाषाओं को इनके देश में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये थी कुछ स्विट्जरलैंड की जानकारियाँ। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान की। स्विट्जरलैंड का संविधान 8 अप्रैल 1848 में लागू हुआ, ठीक है, बना था, ठीक है। और जो अभी उनका प्रेजेंट का संविधान है, प्रेजेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सन 2000 में बना है, ठीक है। सन 2000 में बना है, ठीक है। संविधान संशोधन जो यहाँ पर किया जाता है वो संघ तथा इकाई दोनों द्वारा किया जाता है। और इस स्विट्जरलैंड के संविधान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जनता को भी संविधान में संशोधन प्रस्ताव जारी करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इनको भी संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ के संविधान में 3 अध्याय हैं और 123 आर्टिकल हैं। अगर इनके नागरिक 50,000 नागरिक तथा 8 कैंटनों के साथ या प्रस्ताव जारी करते हैं कि संविधान में संशोधन होना ही चाहिए, तो सरकार को बात माननी ही पड़ती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इससे सबसे बड़ा उदाहरण आपको विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, ठीक है। दोस्तों, अब देखते हैं राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की है स्विट्जरलैंड में। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँ तो स्विट्जरलैंड कई राजनीतिक प्रभागों में बंटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको कैंटन देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे देश में प्रांत कहा जाता है, यहाँ पर कैंटन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 20 बड़े कैंटन और 6 अर्ध कैंटन देखने को मिलेंगे जो संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संघीय सरकार को दी गई हैं और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कैंटनों के पास हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक कैंटन का अपना अपना संविधान है। जैसे हमारे देश में जम्मू कश्मीर में था, जो अब नहीं है, पर यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड में अभी भी इनके जो कैंटन हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कैंटनों से निचले स्तर पर 3000 से भी ज़्यादा कम्यून हैं, ठीक है। कम्यून सभाएं हैं, उनके द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो आपकी कैंटन होंगे, कैंटनों के नीचे भी कम्यून सभाएं बनाई गई हैं, कम्यून बनाए गए हैं, ठीक है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो आपको उदाहरण देखने को मिलेगा वो इन्हीं कम्यूनों के द्वारा देखने को मिलेगा। स्विस का संविधान है, उसके द्वारा संघ के स्तर पर संघीय सभा बनाई गई है, ठीक है। संघीय सभा बनाई गई है, उसके 2 सदन हैं।
एक निचला सदन, एक उच्च सदन। निचले सदन को राष्ट्रीय परिषद कहते हैं और जो आपका उच्च सदन है उसे राज्य परिषद कहते हैं। राष्ट्रीय परिषद की बात करूँ तो जो इसके सदस्य होते हैं ये बेशक मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर दलीय जो सूची प्रणाली है उसके द्वारा 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है उसके द्वारा सूची जो प्रणाली होगी उसके आधार पर चुने जाएंगी, ठीक है। और इसमें प्रत्येक कैंटन के 2-2 और अर्ध कैंटन के 1-1 सदस्य होते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर 20 बड़े कैंटन हैं और 6 अर्ध कैंटन हैं। जो बड़े कैंटन हैं उनके 2-2 सदस्य होंगे और जो छोटे कैंटन हैं उनका 1-1 सदस्य होगा, ठीक है। जो अर्ध कैंटन हैं उनके 1-1 सदस्य होंगे, तो इस बात को भी नोट करिए आप, ठीक है। जो राज्य परिषद है, राज्य परिषद के सदस्य 3 या 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मतलब फिक्स नहीं है, या 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड है, ये संघीय परिषद द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा स्विट्जरलैंड का, ये संघीय परिषद द्वारा चलाया जाता है, जो कि कुछ सदस्यों के हाथ में होती है संघीय परिषद, ठीक है। इनमें 7 सदस्य होते हैं जिन्हें मंत्री कहते हैं। ये दोनों सदनों के द्वारा चुने जाते हैं, जो आपकी राष्ट्रीय परिषद है और जो राज्य परिषद है। संयुक्त अधिवेशन द्वारा इनके सदस्यों को चुना जाता है। इसका प्रत्येक सदस्य किसी एक संघ विभाग का अध्यक्ष होता है। जो इसका प्रत्येक सदस्य होगा किसी एक संघ विभाग का अध्यक्ष होता है। संघीय परिषद इनमें से एक एक सदस्य को एक एक वर्ष के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनती है, ठीक है। जो संघीय परिषद होगी वो संघीय विभाग के लिए प्रत्येक सदस्य को एक एक वर्ष के लिए अध्यक्ष चुनती है। अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने पर पिछले उपाध्यक्ष को नया अध्यक्ष बनाया जाता है। जो सदस्य होगा पहले उसे उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, फिर उसके बाद उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस तरह बारी बारी उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष बनने का अवसर हर व्यक्ति को यहाँ पर मिलता है, जो सदस्य होंगे संघीय परिषद के, ठीक है। और संघीय परिषद के अध्यक्ष को ही यहाँ का राष्ट्रपति कहा जाता है। तो ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक की कि जो संघीय परिषद का अध्यक्ष होता है उसे ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है। अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान संघीय परिषद के अध्यक्ष को अपने सहभागियों के समान माना जाता है। उसे कुछ अतिरिक्त वेतन तथा भत्ते तो जरूर मिलते हैं, परंतु वह केवल सांकेतिक हेड ऑफ द स्टेट होता है। मतलब वो एक नामात्र का अध्यक्ष होता है, जैसे कि हमारे देश में भी आप देखते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, पर नामात्र की शक्तियाँ उन्हें दी गई हैं। उसकी कार्यकारी शक्तियाँ अपने सहयोगियों के समतुल्य ही होती हैं। यही कारण है कि इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। मतलब जो उसकी कार्यकारी शक्तियाँ होंगी वो अपने सहयोगियों के समतुल्य ही होंगी। इसीलिए इस देश को बहुल कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको बहुल कार्यपालिका भी देखने को मिलेगी। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आई होप यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी कंट्री को लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़